नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डाफी टोल प्लाजा के पास मवेशियों से भरा ट्रक पलटने से मचा हड़कंप। गणेश पूजन व विश्वकर्मा पूजन के मद्देनजर मूर्तिकार मूर्तियों को आकर्षक रूप दे रहे। नगवा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे कटान से लोगों में दहशत। और सारनाथ साइबर थाने की टीम ने एक शातिर जालसाज को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। डाफी टोल प्लाजा के पास मवेशियों से भरा ट्रक पलट गया। लंका थाना क्षेत्र के डाफी टोल प्लाजा के पास शुक्रवार को मवेशियों से भरे ट्रक के पलटने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ नेशनल हाईवे से करीब 25 फीट की गहराई में ट्रक के पलटने से कई मवेशियों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची लंका थाने की पुलिस टीम के साथ आला अधिकारी मवेशियों को बचाने के लिए रेस्क्यू में जुट गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त करते हुए बताया कि मिर्जा मुराद की तरफ से तस्कर बिहार की तरफ मवेशियों को लेकर जा रहे थे। ऐसे में अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया और हाईवे से नीचे गिर पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने रेस्क्यू कर दर्जन भर मवेशियों को बचा लिया है। वहीं अन्य मवेशियों को निकाला जा रहा है। वहीं मौका पाकर ट्रक के ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 7 मृत पशुओं को गड्ढा खुदवाकर उसी में ढक दिया है। पुलिस टीम ने एक जेसीबी और 2 क्रेन मंगा ली थी ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुओं को बचाया जा सके। मर गए तो मर गए, जिंदा गए तो बचे हैं। मुर्गी तो दबा बदले गणेश पूजन व विश्वकर्मा पूजन के मद्देनजर मूर्तिकार मूर्तियों को आकर्षक रूप देने में जुटे हुए हैं। गणेश पूजन व विश्वकर्मा पूजन पर्व नजदीक आते ही मूर्तिकार मूर्तियों को आकर्षक रूप देने में जुट गए हैं। दिन रात एक कर इस पर्व पर मूर्तियां तैयार की जा रही हैं ताकि पंडालों की शोभा बने। मूर्तिकार चितरंजन पाल ने बताया कि मटेरियल के दाम काफी महंगे हो जाने के कारण खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। पहले की तरह अब बिक्री भी नहीं हो रही है। कारण यह है कि गंगा में मूर्ति विसर्जित न होना। तालाबों में मूर्ति विसर्जन करने से लोग कतराते हैं। इस कारण नाम मात्र के लोग ही दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसके कारण इस रोजगार पर ग्रहण लग गया है। फिर भी धार्मिक पर्व है, मनाना है, इसलिए मूर्तियों को बनाने का कार्य किया जा रहा है। मूर्ति बनाने में काफी समय लगता है, इसलिए जोरों शोरों से काम चल रहा है। कारीगर आकर्षक रूप देने में लगे हुए हैं। किस तरह की ये परंपरा अनुसार आप किस चीज की भी मूर्ति बना रहे हैं? जो सब मैंने हर साल होता वही हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन भी नहीं। जो बनता है वही बन रहा है। तो अभी कौन सा बना रहे हैं? अभी विश्वकर्मा जी गणेश जी की तैयारी हो रहा है। अच्छा, अभी ये मतलब ये नजदीक है त्योहार? अभी नजदीक है। विश्वकर्मा पूजा तो आपका 7 तारीख को है, 19 तारीख का गणेश चतुर्थी पूजा है। तो इसका तैयारी जोर शोर से चल रहा है तैयारी सब। तो दादा कितने से कितने तक की लगभग मूर्तियाँ? अभी देखिए, अभी कितने तक अभी बता, अभी जब तक जोड़ेंगे काम ना उसी को बोल पाएंगे ना। अभी इसमें जोड़ नहीं पाएंगे। अभी अंदाजा बता ही भी नहीं पाएंगे अभी समय। अभी पहले से और अब से आपको कितना मतलब ये मिल रहा है? पंडालों से आर्डर कितना मिल रहा है? एकदम बेकार हो चुका। अभी इसमें मूर्ति बहुत कम बना रहे हैं। पूजा पाठ में सब ये हो गया एकदम। आर्डर कम मिल रहा है। लगता है कि छोटी मूर्ति पे लोग ज्यादा है। छोटी मूर्ति है, गंगा जी भाषण बहुत हो गया, ये सब कारण तो पूजा में असर तो आएगा। आप हर साल तो आपको यही बताते ही हैं। जो हम लोग को पर जो आ गया असर यही आ रहा है इसमें।
पहले से अब से बहुत अंतर आया। बहुत अंतर हो गया। महंगाई का क्या है? महंगाई बहुत आगे बढ़ गया। महंगाई तो सबसे आगे छो गया सब चीज़। हाँ, हर मिट्टी का इसमें देखिए 35-30 आइटम लगता है मूर्ति बनाने में, सब चीज़ में बढ़ गया। सबका रेट बढ़ा, सबका रेट बढ़ा है। तो मूर्ति का भी बढ़ेगा। मूर्ति का बढ़ेगा, गाँव लोग कहाँ बढ़ा रहे हैं, वो लोग खाली मट्टी बता रहे, मट्टी क्या है इसमें तो कुछ है ही नहीं है। आज हम लोग को कच्चा धंधा है, रोज का तो नहीं है, आज करेंगे काल बिक जाए, काल नहीं तो कल सीजन बीच से कच्चा धंधा, हम लोग को कच्चा काम है। जैसा सारा आप मैंने सब्जी है वैसे हम लोग भी हाल होता है। तो अभी विश्वकर्मा जी गणेश जी की ही चल रहा है। बस अभी इसे विश्वकर्मा गणेश जी चल रहे हैं। नगवा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे कटान से लोगों में दहशत का माहौल है। नगवा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे लोगों में इन दिनों दहशत का माहौल है। इस क्षेत्र में गंगा में आए बाढ़ के कारण पहले से ही लगभग आधा दर्जन घरों में दरार पड़ चुकी थी। इस बार आए बाढ़ के कारण वो सभी घर गंगा में बह गए हैं, जिसके साथ ही गंगा के पानी से हो रहे कटान के कारण इस कॉलोनी में आने जाने के लिए बनाए गए मार्ग भी धीरे धीरे दरकने लगे हैं। कुछ घरों के अवशेष अभी भी बहे हुए घरों की गवाही दे रहे हैं। वहीं गंगा किनारे बने कुछ घर गिरने की कगार पर है। स्थानीय नागरिक आलोक ने बताया कि समस्या ये है कि गंगा नदी के किनारे गंगोत्री विहार कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ पर लगभग 5 से 6 हजार लोग रहते हैं। हम पिछले 20 वर्षों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। ये शहरी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर लगातार गंगा नदी के किनारे कटान होता जा रहा है। मंदिर में पेड़ पौधे थे, सारे कटान की जद में आ गए हैं। लगातार ये कटान बढ़ता जा रहा है। दरअसल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डाली गई पाइप से लीकेज के कारण जमीन धंसने लगी थी। इस बात के बाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पाइप जो डाला गया था वो भी गंगा में समाहित हो गया है। नगवा स्थित गंगोत्री विहार कॉलोनी के गंगा किनारे बने आधा दर्जन से अधिक घर अब तक गंगा में समाहित हो चुके हैं। घाट किनारे बने अधिकांश घरों के कमरे और दीवारें जमीन धंसकने के कारण फट गई है। इन घरों में रहने वाले लोग दरार और कमरे को धंसते देख काफी दहशत में हैं। आलोक कुमार ने कहा कि इसकी शिकायत हमने सीएम पोर्टल पर भी की है। अगर बात करें घरों की तो लगभग कितने घर बह गए हैं? हमें लग रहा है कि 10 से 15 घर जो है गंगा जी के उसमें कटान में बह गए हैं। अधिकारियों से हाँ, हमने सीएम पोर्टल पे भी इसका कंप्लेंट डाला। कंप्लेंट डालने के बाद जो है वो सिंचाई विभाग के अधिकारी आए हैं और मुआयना करके गए हैं। उन्होंने बताया कि इसका पक्का सॉल्यूशंस घाट ही होगा। और मेरी जो जानकारी में आया कि ये रविदास घाट से लेके 80 घाट के बीच में जो खाली था वहाँ घाट बनना है। और इसके अलावा जो सामने घाट में अभी घाट निर्माण हो रहा है, तो शासन के तरफ ये मेरा ध्यान आकृष्ट करना होगा कि यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी संख्या में आवासीय लोग रहते हैं और नगर के लोग रहते हैं। तो कृपया यहाँ पे भी घाट बनाया जाए, क्योंकि छठ महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे छठ करते हैं। घाट बनने से सौंदर्यीकरण हो जाएगा और साथ ही साथ गंगा नदी से परमानेंट कटाव का सॉल्यूशन होगा। सारनाथ साइबर थाने की टीम ने शातिर जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। सारनाथ स्थित साइबर थाने की पुलिस ने शातिर जालसाज संदीप गौड़ को सिटी स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। वो एसआईपी का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करता था। संदीप मूलतः प्रतापगढ़ का निवासी है। वर्तमान में वो नोएडा में रहता था। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय नारायण मिश्रा ने बताया कि बदलापुर जौनपुर के एक गांव का निवासी विनोद यादव का मोबाइल हैक कर बीते दिनों 5,20,516 रुपए उनके खाते से जालसाजों ने उड़ा दिए थे। प्रकरण में साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की तो संदीप का नाम सामने आया। उसके गिरोह के 2 अन्य साथी अफजल अंसारी व सगीर अंसारी की भी तलाश है।
संदीप प्रेमिका से मिलने गोरखपुर जाने वाला था, तभी पुलिस ने उसे सिटी स्टेशन से पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से 4 मोबाइल, 12 बैंकों का चेकबुक, 4 बैंकों के पासबुक सहित 950 रुपए बरामद किया गया। पुलिस को बताया कि वो लोगों को SIP कस्टमर केयर अधिकारी बनकर कॉल करता और मदद के नाम पर ऐप डाउनलोड कराता था। उसके बाद मोबाइल हैक कर उसके खातों से रुपए उड़ा देता था। जालसाजी से मिले रुपए वो प्रेमिका पर खर्च करता था। ये साइबर अपराध इसने सीखा देवघर जेल में जाकर के। देवघर जेल में बंद हुआ, वहाँ पर कुछ अपराधी साइबर के मिले जिन्होंने इसको सिखाया। इसके पहले ये गैंगस्टर के मुकदमे में, मर्डर के मुकदमे में, जहरखुरानी करके गाड़ी लूटने के मामले में, मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। यह अपने घर पर आता जाता नहीं है, छिप करके रहता है। ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपराध करता है, जिसके नाते जल्दी पकड़ा भी नहीं जाता है। बहुत दिन बाद ही पकड़ा गया है। इसका गिरोह है जिसमें जो है, इसके पहले तो इसके आपराधिक गिरोह में इसके ऊपर 3 गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है अन्य मामलों में, लेकिन साइबर में भी इसका गिरोह बन चुका है, जिसमें 2 और लोग इसके नाम आए हैं। बाकी लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। कुछ चीजें बरामद हुई है सर? इसके पास से 4 मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, सिम कार्ड, ये सब बरामद हुआ है। काशी के प्रमुख घाटों से सिल्ट हटाने का कार्य किया जा रहा है। वाराणसी में लगातार गंगा का जलस्तर घट रहा है। जलस्तर घटने की वजह से घाटों पर सिल्ट जमा हो गई है, जिससे काशी आने वाले पर्यटकों को गंगा स्नान और एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिल्ट जमा होने की वजह से घाट की खूबसूरती भी बिगड़ी हुई नजर आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम और स्थानीय लोगों द्वारा साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त NP सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में कुल 32 पंप लगाए गए हैं। सबसे पहले प्रमुख घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है, इसलिए प्रमुख घाटों पर ही काम किया जा रहा है, लेकिन 45 दिनों में पूरे घाटों से सिल्ट को हटवा दिया जाएगा। घाटों की सीढ़ियों पर जमे इन सिल्ट के कारण पर्यटकों के साथ श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी होती है। सिल्ट जमा होने के कारण लोगों को काफी समस्या हो रही है। मौजूदा समय में 80 घाट, केदार घाट, चेत सिंह घाट, दशाश्वमेध घाट, नमो घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों पर पंप लगाकर सिल्ट हटाने का काम चल रहा है। देवी कुष्मांडा के संगीत समारोह की तीसरी निशा में विविध प्रस्तुतियां हुईं। देवी कुष्मांडा के 6 निशा व्यापी संगीत समारोह की गुरुवार को तीसरी निशा रही। इसमें सुजाता महापात्रा ने ओडिसी, पंडित माता प्रसाद मिश्र एवं पंडित रुद्र शंकर मिश्र ने कथक, पंडित नरेंद्र झा ने गायन और पंडित पूरन महाराज ने अपनी पुत्री अवंतिका के साथ युगल तबला वादन किया। कन्हैया दुबे के संयोजन में संगीत सरिता का प्रवाह भुवनेश्वर की सुजाता महापात्रा के ओडिसी नृत्य से आरंभ हुआ। उन्होंने मंगलाचरण से आरंभ करके दुर्गा स्तुति की प्रस्तुति से प्रस्तुति को विस्तार दिया। नृत्य का संयोजन पद्मभूषण पंडित केलू चरण महापात्र द्वारा किया गया था। संगीत पंडित भुवनेश्वर मिश्रा का रहा। इसके बाद काशी की युवा कलाकार जयंतिका डे ने राग कौशिक कान्हड़ा में बंदिश गायन किया। तबला पर सिद्धांत चक्रवर्ती और हारमोनियम पर हर्षित ने संगत की। संगीतार्चन का ये क्रम पंडित माता प्रसाद मिश्र एवं रुद्र शंकर मिश्र के कथक से बढ़ा। वहीं बनारस घराने के तबला वादक पंडित पूरन महाराज और उनकी पुत्री अवंतिका के वादन ने सभी को आनंदित किया। सारंगी पर ध्रुव सहाय ने सहयोग किया। इसके बाद प्रवीण उद्धव ने एकल तबला वादन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने माता का दर्शन पूजन किया और प्रस्तुतियां देख भाव विभोर हुए।
बिल्कुल अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, अतुलनीय, वंदनीय यह कार्यक्रम माँ कुष्मांडा के चरणों में हमारे पूर्वांचल ही नहीं, दूर दराज के भारत के पूरे कलाकार गायन वादन नृत्य के माध्यम से अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और श्रोता जो है इस अमृत रसपान को पा करके जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो अद्भुत है अपने आप में। क्योंकि जैसे आज अभी देखिए पंडित माता प्रसाद मिश्र जी, पंडित रुद्र शंकर मिश्र जी और पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी ने शुरू से जो सजाया पूरे दरबार को वो यादगार रहा। और शुक्रवार को चौथी निशा में मनोज तिवारी जी चल के आ रहे हैं जो माँ के भक्त हैं, वो ऐसे ऐसे गीत गाएंगे, भक्तों को रिझाएंगे। भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास जी आएंगे, विजय कपूर जी आएंगे, बम बम बोला काशी जो जिसने गाया वो नीरज सिंह जी आएंगे और मांडवी सिंह, शांभवी का कथक होगा। इस तरह से गायन वादन नृत्य के माध्यम से अद्भुत दरबार सजा है और इस पे से नज़र निगाह हटती नहीं है और जो टिकती है वो फिर कभी छूटती नहीं है। ये माँ का ऐसा प्यार है, दुलार है कि दुर्गा कुंड संगीत समारोह में हर कोई आ रहा है, माँ को मना रहा है। हम भी आ रहे हैं, आप भी आइए। मनोज तिवारी जी होंगे, भरत शर्मा जी होंगे, तमाम कलाकार इस सुर सरिता में गोता लगाएंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ और कौन कौन से कलाकार हैं? आज मुख्यतः माँ के तृतीय निशा में सुश्री कार्यक्रम का जो शुरुआत हुई विराट आरती के बाद सुजाता महापात्रा के ओडिसी नृत्य के द्वारा हुआ और उसके बाद क्रमशः जयंतिका दी का गायन और उसके बाद रुद्र शंकर मिश्र का नृत्य और उसके बाद हमारी मालिनी अवस्थी जी का ने माता के दरबार में कचरा और कजरी और पचरा से उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई माता के दरबार में। और अभी रुकिए, इसके बाद क्या हो रहा है? दर्शकों में कितना उत्साह रहा या भक्तों में कर लीजिए कितना उत्साह रहा? दर्शकों में भरपूर उत्साह देखा गया और माता के दरबार में हर हर महादेव और की गूंज से पूरा परिसर गूंजी था। शुक्रवार को कौन से कलाकार रहेंगे? शुक्रवार माता की चतुर्थ निशा में मुख्यतः रूप से डॉक्टर मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है और भजन सम्राट भरत शर्मा जी का कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ और इनके अलावा पूर्वांचल के जाने माने विख्यात लोकगीत के कलाकार अपनी हाजिरी माता के दरबार में लगाएंगे। जनता से कोई अपील? जनता से यही अपील है कि माता के दरबार में आकर लोकगीत का आनंद लें और दर्शन कर पुण्य के भागी बने। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया, वहीं पत्रकारों से बातचीत की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। सर्किट हाउस में विश्राम के बाद उन्होंने बाबा काल भैरव व बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें अंगवस्त्रम व प्रसाद भेंट किया गया। धाम के वीआईपी गेट पर उन्होंने कहा कि बाबा से सुख शांति की कामना की है। प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है। इसके पूर्व एयरपोर्ट पर भाजपा पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसमें जयप्रकाश दुबे, अरविंद मिश्रा, कन्हैया पटेल आदि शामिल रहे। वहीं देर शाम सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम से मिलने वालों का तांता लगा रहा। सर्किट हाउस पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत की और संचारी रोगों खासकर डेंगू से बचाव को लेकर की गई तैयारियों पर जानकारी दी। लेकिन इधर भी देखा जा रहा है कि मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, क्या रोकथाम? हम लगातार सतर्कता से साथ काम कर रहे हैं। बेड भी रिजर्व करा दिए गए हैं और संचारी रोग अभियान चलाने के लिए समीक्षा बैठक नगर निगम सहित 13 विभागों से समन्वय स्थापित कर संचारी रोग अभियान चला करके मच्छर जनित रोग है
उनको न पनपने देने के लिए, मच्छरों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए नगर निगम, ग्राम विकास, पंचायती राज सहित 13 विभागों के साथ समन्वय की मीटिंग हो चुकी है और इसको पूरी तरह से अभियान चलाकर हम लोग समाप्त करने का प्रयास करें। अच्छा, अस्पतालों में जो मशीनों की जांच की स्थिति है वो काफी आप अगर वो विशेष रूप से कहीं बताएंगे कहीं खराब है तो उसको तत्काल दुरुस्त करें। खराब नहीं है मतलब जो उसकी मौजूदा स्थिति है वो कमजोर है। आप कहीं बताएं कि ये मशीन खराब है या कमजोर है तो उसको हम तत्काल ठीक करें। बीएचयू के ट्रामा सेंटर के प्रभारी पर करोड़ों रुपए, बीएचयू जो है सेंट्रल का विषय है, हम बात करके बता सकते हैं। सर, कैंसर की अगर बात की जाए तो जिस तरह से कैंसर का जो कीमोथेरेपी होती है बनारस में कभी है, तो क्या लगता है आगे बढ़ सकती है? हाँ, जरूर इस बात में हम काम कर रहे हैं और कैंसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत हम लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करा रहे हैं और कैंसर के रोगियों के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। बाबा के दरबार में आए, क्या कहेंगे? बाबा की कृपा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पे बनी रहे और उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, सब लोग प्रसन्न हो, खुश हो, सुख संपत्ति वैभव सबके घरों में आए, ऐसी हमने प्रार्थना बाबा के चरणों में की। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल स्थित केशव सभागार में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि एसएस यादव एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय तथा समन्वयक ए वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात अक्षता ने सरस्वती वंदना नृत्य प्रस्तुत किया तथा हिंदी विभाग अध्यक्ष बीएल कुशवाहा ने उपस्थित लोगों का स्वागत संबोधन द्वारा स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कविता पाठ, नुक्कड़ नाटक, भाषण, नृत्य तथा हास्य नाटिका का मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। हिंदी शिक्षिका अंजू सिंह ने भी इस अवसर पर हिंदी की महत्ता पर अपने विचार तथा कविता पाठ की प्रस्तुति दी। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय ने बच्चों को भाषण की गरिमा तथा व्यापकता को अपने जीवन में उतारने हेतु अपने प्रेरणादायी विचार रखे। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह यादव जी हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में प्रवक्ता के पद पर रहे हैं। मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज अपने इस विद्यालय में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी हिंदी दिवस पर किया। श्रुत लेख हुए जिसमें प्रथम द्वितीय, कुछ नुक्कड़ नाटक हुए जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी दिवस हम सभी पूरे भारत में मनाते हैं। आज पूरा विश्व 10 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र संस्था में भी प्रेस विज्ञप्ति प्रारंभ कर दी गई। तब से आज अपने देश गौरवान्वित हो रहा है हिंदी दिवस मनाकर। हम सभी कार्यों को अपने नियमित जीवन में हिंदी का उपयोग करें। सरकार भी आज के दिन में पहले के अपेक्षा ज़्यादा पत्राचार वगैरह जो कार्यक्रम हो रहे हैं, नोटिफिकेशन हो रहे हैं, वो हिंदी में हो रहे हैं। ये स्वागत योग्य है। हम सभी हिंदी को अपने जीवन में उतारें, तभी हम इसको विश्व की एक भाषा बना सकते हैं। जय हिंद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रात्रि में बाबा का दर्शन पूजन किया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उप मुख्यमंत्री का काफिला बाबा दरबार पहुंचा। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। मंदिर आए, क्या कहेंगे? अरे क्या है, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जीवन धन्य हो गया। और जब बाबा का दर्शन मिलता है तो व्यक्ति के नाते भी, सहयोगियों के नाते भी, प्रदेश के नाते भी, देश के नाते भी, और क्योंकि बाबा विश्वनाथ हैं तो संपूर्ण विश्व के नाते वसुधैव कुटुंबकम। 2024 को लेकर क्या तैयारी है? 80 में से 80। सिगरा प्राचीन शिव मंदिर में नाई समाज की ओर से महिलाओं में साड़ी वितरित की गई। प्राचीन शिव मंदिर भगवान दास नगर सिगरा के प्रांगण में नाई समाज के पदाधिकारियों एवं शहर के संभ्रांत लोगों के बीच तीज के अवसर पर माताओं बहनों को निःशुल्क साड़ी व श्रृंगार की सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ मनोज कुमार श्रीवास्तव व उपस्थित गणमान्य डीपी शुक्ला, अवधेश कुमार, शोभनाथ मौर्य आदि रहे व कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन वीरेंद्र कुमार शर्मा ने किया। इतना सही मौके पर तू सामने देखिए। हमारे नगर कॉलोनी में प्राचीन शिव मंदिर के तत्वावधान में नाई समाज ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को हड़ताल का इसका आयोजन सचिव और अध्यक्ष जो नाई समाज आज किस तरह का आयोजन कर रहे हैं? आज देखिए, हमारे कॉलोनी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी और महासचिव हमारे सतीश चंद जी, इन सब लोगों से के बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष नाई समाज के अशोक शर्मा, जिन्होंने भगीरथ प्रयास करके अपने समाज की तरफ से, अपने पदाधिकारियों की तरफ से यह संकल्प किया कि आज के दिन यहाँ प्राचीन शिव मंदिर भगवान दास कॉलोनी पे साड़ियों का वितरण और श्रृंगार सामग्री हड़तालिका तीज के उपलक्ष्य में गरीब और निराश्रित महिलाओं को वितरित किया जाए, जिसमें हम लोगों को आमंत्रित किया गया था कि आप लोग इस समारोह में रहें। एक महीने भर से आयोजन इन्होंने किया था और वो आज संपन्न हुआ है। और देखा है आपने, आपके सामने जो भी महिलाएं आई थी उनको साड़ी वितरण किया गया है। और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा गरीबों निराश्रितों के सहयोग के लिए हमारी कॉलोनी के अध्यक्ष और इनके सारे पदाधिकारी मिल करके नाई समाज और अन्य समाज के सहयोग से इस तरह कार्यक्रम भविष्य में भी करते रहेंगे, यही हम लोगों की कामना है। डॉक्टर साहब, ये हड़तालिका तीज पे क्या कर रहे हैं? हड़तालिका तीज के शुभ अवसर पर यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर भगवान दास नगर कॉलोनी के प्रांगण में आज लगभग 100 महिलाओं को, जो कि गरीब हैं, निराश्रित हैं, इन लोगों को हम लोगों ने श्रृंगार सामग्री और साड़ी का निःशुल्क वितरण किया। इस संस्था में इसमें जो है हमारी नाई समाज के जो अशोक शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष हैं इसके, और भी पदाधिकारीगण अमित जी और शर्मा जी पूर्व के SDO रह चुके हैं, उन लोगों का इसमें सहयोग था। इस अवसर पर यहाँ पे प्रांगण में इन महिलाओं को हम लोगों ने इस पे हड़तालिका तीज के अवसर पर इसको वितरित किया। और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन हम लोग समय समय पर निःशुल्क दंत चिकित्सा कैंप और निःशुल्क मेडिकल कैंप करते रहेंगे, जिससे कि समाज के लोग यहाँ पे आकर के लाभान्वित होते रहें और बाबा के प्रांगण में इस तरह की गतिविधि अच्छे से चलती रहे। जिला राइफल क्लब प्रांगण से मोक्ष वाहिनी शव वाहन की शुरुआत हुई। जिला राइफल क्लब के प्रांगण में मोक्ष वाहिनी शव वाहन को कमिश्नर कौशल राज शर्मा व महापौर अशोक तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी दानदाताओं की नगरी है। यहाँ के लोग ही यहाँ के व बाहर के लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पर मोक्ष वाहिनी सेवा पहले चालू थी, लेकिन कोविड की वजह से बंद हो गई थी। वाराणसी विकास समिति के लोगों ने दोबारा इसको प्रण लेकर शुरू किया है और ये अपने संसाधनों से वाहन संचालित कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के कार्य के लिए वाराणसी विकास समिति के सदस्यों को बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वाराणसी में बाहर के जिले से भी लोग मोक्ष की प्राप्ति हेतु यहाँ के घाटों पर शवदाह करने के लिए आते हैं। ऐसे में ये वाहन उनके लिए मददगार साबित होगा।
और उन लोगों के लिए जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं रहता कि मोक्ष द्वार तक पहुँच सके। वाराणसी में सभी जानते हैं कि दानदाताओं की नगरी है और सामाजिक रूप से ओरिएंटेड लोगों की नगरी है। कोविड की महामारी हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आए, यहाँ के शहर के लोगों ने ही आके शहर के लोगों की सहायता की है। न केवल शहर के लोगों की बल्कि बाहर के लोग भी जो यहाँ पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे आपने कहा, चाहे मोक्ष के लिए हों, चाहे अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए हों, उन सब की भी मदद करते रहे हैं। उसी क्रम में ये मोक्षदायिनी सेवा पहले चालू रहती थी, कोविड की वजह से डिस्कंटिन्यू हो गई थी। आज दोबारा वाराणसी विकास समिति के लोगों ने प्रण लेके इसको दोबारा शुरू किया है। अपने संसाधनों से वो ये गाड़ी चला रहे हैं और आगे भी वो और वाहन इसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं। कुल मिला के जितने भी लोग यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं, और अन्य शहरों की तुलना में वो संख्या ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे घाटों पे दाह संस्कार आसपास के ज़िले के लोग कराने आते हैं, तो उनको सीधी सीधी इसमें सहायता मिलेगी। और जब व्यक्ति असहाय होता है और जब व्यक्ति के पास आर्थिक साधन नहीं होते, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि कैसे डेड बॉडी को घर से लेकर हम लोग घाट तक लेके जाएँ। कभी कभी ट्रैफिक का भी इशू होता है और कभी कभी मौसम भी साथ नहीं देता है, और ऐसी दृष्टि में जब ऐसी गाड़ी की सहायता मिल जाए तो बहुत बड़ी हेल्प उस परिवार की होती है। ये हेल्प दिखने में तो छोटी होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये बहुत बड़ी सहायता उस परिवार के लिए होती है। कोविड में हमने महसूस किया, जब डेड बॉडीज़ को टच करने से कोई लोग कतराते थे, उस समय ऐसी ही वाहनों ने सारे शहर में एक छोटी सी सहायता शुरू की, परंतु साइकोलॉजिकली उन लोगों के मन में बहुत बड़ी सहायता के रूप में उभरी। तो उसी प्रकार की सहायता है। छोटे छोटे ही कार्य हैं जो किसी शहर को बड़ा बनाते हैं, और वाराणसी के लोग इस दिशा में पहले से ही कार्यरत हैं, ये सभी ने देखा है। उसी दृष्टि से एक और कार्य ये आज जुड़ा है। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और प्रशंसा करना चाहूँगा वाराणसी के सभी दानदाताओं का, विकास समिति के सभी सदस्यों का, कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ ये कार्य दोबारा शुरू किया है, और भविष्य में और भी इसी प्रकार के छोटे छोटे उपक्रम है वो चालू करना चाहते हैं, जिससे यहाँ के आमजनों को सुविधा मिले। वाहिनी जो है किस तरीके से काम करेगी, क्या शिकायत करेगा, किस तरीके से आप लोगों ने प्रयास करके बनारस में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा से राष्ट्रीय विकास समिति ने ये 14 में शुरुआत किया था, बीच में कोविड काल में बंद हो गया। फिर राष्ट्रीय विकास समिति जो लोग जुड़े हुए हैं संस्था सबने हम लोग बैठे प्रयास किया गया, तो फिर से चालू किया गया, नया सिरे चालू किया गया, और आज एक चालू हुआ है। अगले समय में 5 से 6 मोक्ष वाहिनी पूरी तरीके से निःशुल्क होगा, पूरी तरह से एक नंबर रहेगा जो कि हमें चलेगा, नंबर फोन आएगा, और जो भी परिवार फोन करेगा वहाँ पर कंटिन्यू। आज जो आप मोक्ष वाहिनी देख रहे हैं, ये मोक्ष वाहिनी 2016 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, तब कुछ लोगों ने बाहर से प्रयास करके ये यहाँ पे काशीपति जो वाराणसी विकास समिति पूरी तरह से इसको चला रही थी। कोरोना में कतिपय कारणों से इसका संचालन बंद हो गया। इस संचालन को बंद करने के बाद जो बंद रही, तो कमिश्नर साहब पुनः आग्रह पे वाराणसी विकास समिति को करके पुनः इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये 2 वाहन थे, एक हो गया, एक के लिए अभी रद्द करके उसको भी किया जा रहा है। बीएचयू विज्ञान संस्थान में हिंदी दिवस पर संगोष्ठी आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान के महामना सभागार में हिंदी दिवस 2023 के अवसर पर हिंदी प्रकाशन समिति द्वारा हिंदी में विज्ञान प्रसार विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुरातत्वविद प्रोफेसर राकेश तिवारी लखनऊ ने गंगा घाटी में मानव सभ्यताओं का उद्भव एवं विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रारंभ से 700 ईस्वी पूर्व तक विषयक व्याख्यान प्रस्तुत किया। दूसरा व्याख्यान भौतिकी विभाग विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर अमित पाठक ने चंद्रमा से सूर्य तक विषयक व्याख्यान प्रस्तुत किया। अध्यक्षता विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर सुखमहेंद्र सिंह ने की। मुख्य अतिथि का परिचय प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे एवं विशिष्ट वक्ता का परिचय डॉक्टर ऋचा आर्या ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का आरंभ महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं कुलगीत और अतिथियों को पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर एसबी अग्रवाल, प्रोफेसर वैभव श्रीवास्तव, प्रोफेसर आरपी सिन्हा, प्रोफेसर रंजन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। हिंदी विषय भी रहा और प्राचीन भारतीय इतिहास में
जैसा कि अभी प्रोफेसर चौबे कह रहे थे, घूमने को मिलेगा इसलिए आर्कियोलॉजी में आए। और यहाँ BHU में जब आए और पहला जो पेपर पढ़ाया जाता था सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो पता चला कि साहब अभी विज्ञान से पाला आपका छूटने वाला नहीं, बिना विज्ञान के कुछ भी नहीं होगा। और पंत जी हम लोगों को पढ़ाते थे और उसमें सबसे पहले जियोलॉजी पढ़ाते थे, फिर और विषय आते गए, रेडियो कार्बन डेटिंग है और चीज़ें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें आती गई कि उनके बिना पता लग गया कि बिना विज्ञान के काम चलने वाला नहीं। अगर आप नहीं पढ़ते तो जिन्होंने पढ़ा है उनका सहारा तो लेना है। ये आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है, जो कि हर साल होता है। और इसमें विशेष करके चूँकि ये जो समिति है ये विज्ञान के लिए है, तो इसलिए विज्ञान के बारे में अगर हम हिंदी में कुछ व्याख्यान कर सके उसके लिए प्रचेष्टा रहती है। आज यहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में कौन, मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग पूछे हैं? आचार्य राकेश तिवारी जी, ये वरिष्ठ पुरातत्व विज्ञानी हैं, तो इनका मुख्य व्याख्यान है। आज का विषय क्या है? आज का विषय है हिंदी का विज्ञान में प्रसार। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डाफी टोल प्लाजा के पास मवेशियों से भरा ट्रक पलटने से मचा हड़कंप। गणेश पूजन व विश्वकर्मा पूजन के मद्देनजर मूर्तिकार मूर्तियों को आकर्षक रूप दे रहे। नगवा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे कटान से लोगों में दहशत। और सारनाथ साइबर थाने की टीम ने एक शातिर जालसाज को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।